सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन की। रूस ने कीव पर 67 मिसाइलों की बारिश की है। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चलाई गई बल्कि केमिकल वेपन्स का ताबड़तोड़ तरीके से इस्तेमाल किया गया है। प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि पुतिन ने युद्ध खत्म करने की ठान ली है। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें चली हैं, फिर केमिकल वेपन चलाए गए। आने वाले दिनों में जंग और ज्यादा हाहाकारी हो जाएगी, लेकिन इस बार जंग हाहाकारी होने का मतलब है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। आखिर कैसे बन रही है महाविनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की जमीन, देखिए पूरी विस्तार से ये रिपोर्ट। इन अटैक का ट्रेलर जारी, वर्ल्ड वॉर तय, एक्शन हाहाकारी। 23 नवंबर 2022, जंग के 9 महीने पूरे। टारगेट बदल गया। विनाशकारी हथियारों के निशाने पर अब सिर्फ यूक्रेन का पूर्वी या दक्षिणी क्षेत्र नहीं है, बल्कि अब अटैक के लिए सीधे टारगेट पर है यूक्रेन की राजधानी कीव। ना तो ये आकलन है ना ही अनुमान, बल्कि ये सबसे बड़ी सच्चाई है। यूक्रेनी फोर्स का फोकस पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर है। लेकिन रूस का फोकस अब पावर सेंटर है, वो जगह जहां से रूस के खिलाफ जंग के ऑर्डर जारी होते हैं। पुतिन उस जगह को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन बिना सैन्य नुकसान के। इसलिए अब कीव पर बारूद बरस रहा है और तबाही का बवंडर महाविनाशक जंग में तब्दील हो रहा है। यदि यूक्रेन बड़ी संख्या में नरसंहार नहीं चाहता तो उसे रुकने की जरूरत है, क्योंकि आगे यूक्रेन का संपूर्ण विनाश है। फरवरी में जिस तारीख को रूस ने डॉनबास रीजन में जिस तरह अटैक के साथ जंग का आगाज किया था, ठीक 9 महीने बाद उसी तारीख को वैसे ही धमाकों के साथ रूस ने कीव पर कब्जे की जंग छेड़ दी। लेकिन ये अटैक इतना विनाशकारी और हाहाकारी होगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। करीब करीब कीव को तबाह ही कर दिया गया है। आखिर कैसे हुआ यह अटैक और क्या हुआ इसका असर, पहले इसे जान लीजिए। रूस ने कीव फिर यूक्रेन पर एक साथ 67 मिसाइलें दागी। यूक्रेनी फोर्स के मुताबिक रूस ने KH-101 क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने रूस की 67 में से 51 मिसाइल मार गिराने का भी दावा किया। लेकिन इस अटैक की वजह से कीव में बिजली सप्लाई करने वाली पावर ग्रिड तबाह हो गई और कीव में 80% बिजली खत्म हो गई, जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया। यानी अब हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहे। राजधानी कीव को सीधे टारगेट बनाया गया। विनित्सिया, लवीव और ज़ेपोरिजिया तक असर हुआ। मतलब बिना रशियन सैनिक और दूसरे भारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचाए रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कैसे एक्शन लेना है, इसका नया प्लान एक्टिव कर दिया है, जिसका सबूत है 1 महीने के अंदर ही तीसरी बार इस तरह का अटैक, क्योंकि इससे पहले भी रूस इसी स्ट्रैटेजी के तहत अटैक कर चुका है।
10 नवंबर 2022 को रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 84 मिसाइलें दागी थी। इसके ठीक 4 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइल दागकर दहला दिया था और अब 23 नवंबर 2022 को 67 मिसाइल दागकर रूस ने अपने महाविनाशकारी इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस तरह मिसाइल दागना, यूक्रेन को दहलाना रूस के महाविनाशकारी इरादे की तरह क्यों आंका जा रहा है? इसका सीधा जवाब है रूस के पास कन्वेंशनल और हाईटेक हथियारों की कमी, जिसके बाद भी रूस अगर हालातों का सामना करना चाहता है या जंग में जीत हासिल करना चाहता है तो उसके पास विनाशी इकलौता विकल्प बचता है, जिसका सबूत है लगातार मिसाइल दागकर शहरों को दहलाना और विश्व में प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल शुरू करना। ये तस्वीरें भी ताजा हैं। डोनेस्क ओब्लास्ट के नेवल्स के इलाके में आसमान पर आतिशबाजी जैसा दिखने वाला ये वीडियो दुनिया के लिए तबाही का संकेत है, क्योंकि ये रूस की तरफ से दागे गए केमिकल बम है। दावे के तहत ये रूस का वो थर्माइट बम है जिसे ग्रैंड लॉन्चर्स की मदद से 9M22S रॉकेट के जरिए दागा गया है, ताकि इस क्षेत्र में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों की हड्डियां तक गल जाएं। तो क्या रूस वाकई विनाश की तरफ बढ़ रहा है? पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने रूस यूक्रेन की जंग का आकलन किया है और इस आकलन में बताया गया है कि रूस हथियार और सैनिकों की कमी होने से जंग में कमजोर पड़ गया है, लेकिन मुकाबले के लिए रूस अब केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है और ये हालात रूस को धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल तक ले जा रहे हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि रूस को वॉर क्रिमिनल साबित किया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है रूस की दागी मिसाइलों की वजह से, क्योंकि यूक्रेन में इन मिसाइलों की वजह से यूक्रेन के नागरिकों का काफी नुकसान हो चुका है, वहां जानमाल का नुकसान काफी हो चुका है। इसलिए शुरुआती तौर पर यूरोपियन यूनियन ने रूस को आतंकवादी देश घोषित कर दिया है। हालांकि रूस के खिलाफ ईयू में रूस प्रायोजित आतंकवाद का प्रस्ताव हाल ही में हुए मिसाइल अटैक के कारण तेजी से आया और पारित भी हुआ, लेकिन इसके पीछे मकसद है रूस को भविष्य में अलग थलग करने की चेतावनी देना। We move on the resolution on recognizing the Russian Federation as a state sponsor of terrorism. There is a joint motion for a resolution tabled by 3 groups. We vote first on paragraph 1, original text by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is broadly adopted. Congratulations. ईयू में इस प्रस्ताव के पास होने का मतलब है अब रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के ऐसे कई प्रतिबंधों को थोपना जिसमें कई देशों को रूस से किनारा करना पड़ेगा। वो जाहिर तौर पर यूक्रेन के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। आखिरकार आज यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में मान्यता दी। सभी सांसदों का शुक्रिया। रूस ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ऊर्जा और आम लोगों के खिलाफ 67 रॉकेट से हमला कर पूरी दुनिया के सामने इसे सच साबित कर दिया है। ज़ेलेंस्की के गुस्से के पीछे सिर्फ 67 मिसाइल अटैक में गई 7 जान और 34 घायल लोग नहीं हैं, बल्कि इस गुस्से की वजह है तबाही का भविष्य। रशियन हमलों के बाद अमेरिकन रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस की निंदा की। नेटो कंट्रीज फिर से यूक्रेन की मदद के लिए एकजुट होने लगी। पोलैंड ने जर्मनी से मिलने वाली मिसाइल यूक्रेन भेजने के आदेश दे दिए। रूस के प्रतिबंधित केमिकल हथियारों की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई के लिए न्यूक्लियर हथियारों को भी नेटो ने एक्टिव कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि रूस जैसा ताकतवर देश न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करके खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाएगा? रशियन टीवी चैनल्स में इन दिनों चर्चा जोरों पर है और वो चर्चा ये है कि रशियन थिंक टैंक्स ये मानते हैं कि इस वक्त ये जो वक्त चल रहा है जंग में कीव पर न्यूक्लियर अटैक करने का रूस का ये सही समय है और अगर रूस इसमें चूकता है तो फिर यूक्रेन के खिलाफ जंग में उसकी हार तय है।
यानी रूस में जारी चर्चा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर इस समय कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है। मतलब साफ है कि कीव पर हुए हमले के बाद न्यूक्लियर हमले की तरफ रूस आगे बढ़ चुका है और हालात इस महाविनाश को निकट भविष्य में तय भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।